काम क्या था, इसको क्यों लाया गया? इसने इस जो वोकेशनलाइजेशन था, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड, जैसे हमने अभी पहले वाले में भी पढ़ा कि वोकेशनलाइजेशन या बॉयज की ट्रेनिंग की बात हुई कि लोगों को पढ़ाई के बाद नौकरी मिल पाए, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, ठीक है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए वोकेशनल एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ये दो लोग थे, अबॉट एंड वुड. So Messer Abbott and Wood, these were two people, and they were called, specially they were called, and they were appointed here, right, to advise the government on the problems related to vocationalization of education. ठीक है, तो इसी के लिए इनको अपॉइंट किया गया. बहुत ज्यादा हम इनका नाम नहीं सुनते हैं क्योंकि इन्होंने अपॉइंट तो किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए इंडिया के अंदर. ठीक है. The Abbott Wood report submitted in 1937 suggested a complete hierarchy of vocational institutions parallel with the hierarchy of institutions imparting general education. यानी इन्होंने कहा कि जो जनरल एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन है उनसे अलग एक वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस की को बनाया जाना चाहिए. और जिस प्रकार आपके जो जनरल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है वो एक हायरार्की फॉलो कर रहे हैं. हायरार्की मींस क्लासेस, क्लास वाइज आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं. उसी प्रकार वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इसी प्रकार की हायरार्की को फॉलो किया जाना चाहिए. ठीक है, तो ये इनका मेजर रिकमेंडेशन था. और इसके कारण इन्होंने एक बहुत जो इम्पोर्टेंट इनका चीज निकल के आई, जो अभी हम सुनते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, तो उनकी स्थापना के बारे में इन्होंने बात करी कि पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस को यहाँ पर बनाया जाए. द प्रोविंसेस आल्सो स्टार्टेड टेक्निकल, कमर्शियल और एग्रीकल्चरल हाई स्कूल्स, यानी वो हाई स्कूल्स जहाँ पे सिर्फ इसी प्रकार की टीचिंग कराई जाए जो कि टेक्निकल, कमर्शियल या एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, अंडर नॉन लिटरेरी कोर्सेज. जो कि नॉन लिटरेरी की बात उन्होंने करी थी, नॉन लिटरेरी परस्यूट्स की बात पिछली कमेटी ने भी करी थी, तो इन्होंने इसके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के गठन की बात करी या स्थापना की बात करी. ठीक है, which were polytechnic college. So this was the major recommendation of Abbott Wood report in the year 1937. हमारा स्कीम ऑफ एजुकेशन आया जो कि हमारा बहुत ही इंडियनाइज्ड, हमारा अपना था, वो था वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन विच केम इन द ईयर 1937. ठीक है. और वर्धा स्कीम की या बेसिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो जो प्रोमिनेंट नेम हमारे सामने निकल करके आता है दैट इज ऑफ महात्मा गांधी, जो कि इससे एसोसिएटेड थे. So the scheme was the first attempt to develop an indigenous scheme of education in British India. यानी एक अपनी, indigenous means अपनी, हिंदुस्तान की अपनी scheme of education जो निकल कर के आई. At Round Table Conference in London 1931, he pointed out the ineffectiveness of the system of primary education in India. It is said about Mahatma Gandhi. So he pointed it out and he said that system of and the alarming low percentage of literacy among Indian people. तो उन्होंने कहा हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी हालत बहुत खराब है और हमारे जो हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है. ऑल्दो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी बातें तो करी लेकिन उसका रिजल्ट हमें कुछ नहीं मिल रहा है. हमारे पास अभी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सही नहीं है. तो इस बात को हिंदुस्तानियों ने ओपनली उठाना शुरू करा एट अ लार्जर पेस. Now a conference was held at the place वर्धा. ठीक है, तो वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई जिसमें कुछ मुद्दों पे बात हुई. इन मुद्दों पे बात हुई उसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बी प्रोवाइडेड ऑन अ नेशन वाइड स्केल. यानी आप इसमें बड़े बड़े नेता देख सकते हैं, जो पिक्चर यहाँ पे लगी है ये सभी उसके पार्ट थे. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जिसकी हम अभी बात करते हैं, जब हम यूई की बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं कि मुफ्त शिक्षा दी जाए और कंपल्सरी शिक्षा दी जाए. तो कंपल्सरी भी हो और फ्री भी हो सारे देश में. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो पढ़ाई का वो मदर टंग हो. तो इन्होंने किसी लेवल की बात नहीं की, उन्होंने मेजरली कहा कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो वो हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए. Process of education through this period should center around some form of manual productive work suitable for the local condition. इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आप जो भी एजुकेशन दे रहे हैं उसमें कोई ना कोई मैनुअल काम होना चाहिए, जो आप हथकरघा जिसको बोलते हैं हाथ का काम आपका होना चाहिए, जो कि वहां की लोकल एरिया के अकॉर्डिंग हो, जैसी कि लोकल नीड हो उसके अकॉर्डिंग ये मैनुअल वर्क कराया जाए. ठीक है. फिर इन्होंने कहा सिस्टम ऑफ एजुकेशन विल बी ग्रेजुअली
एबल टू कवर द रिम्यूनरेशन ऑफ द टीचर। ये भी एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात करी, जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा था कि उनकी टीचर का सैलरी फिक्स किया जाए, इन्होंने क्या कहा कि जो ये प्रोडक्टिव काम होगा, ठीक है, इसी को बेचने से या इसी के काम से जो पैसा जनरेट होगा उसी से टीचर की पेमेंट, यानी स्कूल अपना खर्चा खुद उठाए। System of education will gradually be able to cover the remuneration of the teacher। ये immediately नहीं होगा, धीरे धीरे करके वो टीचर्स का खर्चा स्कूल खुद उठा पाएगा। इस तरीके से इस मैनुअल वर्क को हमें बढ़ाना है। तो कॉन्फ्रेंस एट वर्धा के कुछ मेन पॉइंट्स थे जो निकल करके आए। इनमें जो मेन थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे इस कमेटी में। सो बिसाइड्स डॉक्टर जाकिर हुसैन, द कमिटी कंसिस्टेड ऑफ 9 मेंबर्स, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अमंग दोज हु सर्व्ड इन द कमिटी वर प्रोफेसर के.जी. सेगिडेंस and other members included were Arya Nayakam, Vinoba Bhave, Kaka Kalekar, Kumarappa, Kichorilal and Tisha। तो ये सारे लोग जो थे इस कमेटी में के मेंबर्स थे, ठीक है, जिन्होंने ये सारे मेन पॉइंट्स जो थे वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहे। द कमिटी वाज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर, यानी कि आप देख रहे हैं कि पैरेलली ब्रिटिशर्स तो अपना काम कर रहे थे, लेकिन पैरेलली जो हमारा नेशनल, जो हम बोल रहे थे नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, वो स्ट्रांग होता जा रहा था, ठीक है। तो वो हमारे अपने करिकुलम की या नेशनल एजुकेशन की बात कर रहे थे। द कमिटी वाज अपॉइंटेड टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड एजुकेशन प्लान एंड सिलेबस। तो उन्होंने कहा कि कमिटी जो है अब वो सिर्फ ऐसे ही बातें नहीं करेगी, एक प्रॉपर सिलेबस बनाएगी, एक एजुकेशन के का प्लान जो है वो सेटअप करेगी। इट सबमिटेड इट्स reports, one in December 1937 and the other one in the year 1938. This report has since become the fundamental document of basic scheme, and the scheme has come to be known as Varda Scheme of Education। Okay? तो इसको यही नाम दिया गया क्योंकि इसकी पहली मीटिंग वर्धा में हुई थी। It was approved by Mahatma Gandhi and was placed before the Indian National Congress at the Haripura session held in the year March 1938। तो ये इसका अब थोड़ा बैकग्राउंड है। Now the conference of 1945 at सेवाग्राम characterized, तो ये वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन उस टाइम पे बनाई गई। फिर आपके पास द कॉन्फ्रेंस इन 1945 एट सेवाग्राम कैरेक्टराइज बेसिक एजुकेशन एज एजुकेशन फॉर लाइफ। तो उन्होंने इसको नाम दिया बेसिक एजुकेशन, इसकी रिफाइनमेंट की गई। द कॉन्फ्रेंस कंसिडर्ड इट एज अ रेडिकल एंड इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इट क्रिएटेड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, नया तरीका सिखाएगी हमें जीने का और हमारी एक नई रेवोल्यूशनराइज सोसाइटी बना देगी, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि इन्होंने मैनुअल वर्क पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। सिंस देन बेसिक एजुकेशन केम टू बी नोन एज नई तालीम। A conference of education ministers and education workers was called by B.G. Kher in 1946 that took some important resolutions which affected the quality of basic education in different provinces। अब बेसिक एजुकेशन जो थे has finally emerged after a decade of experimentation and discussion। The scheme of basic education ने ये proposals दिए आपके पास में। क्या क्या proposal थे? Number 1, free, universal and compulsory education should be provided irrespective of gender, यानी for all boys and for all girls जो कि 7 से 14 साल के बीच में आते हैं, उनको free, universal और compulsory education दी जानी चाहिए। The education should be imparted in the mother tongue of the child, बच्चे की मातृभाषा में उसको एजुकेशन दी जानी चाहिए। All education should center around some basic craft chosen with due regard to the capacity of the children and needs of the locality। तो बच्चा जो काम में इंटरेस्टेड हो और जो उसकी लोकल एरिया में डिमांड हो, ये बहुत जरूरी था क्योंकि उस चीज से उनको बेच के मनी भी अर्न करना था स्कूल को। इसलिए उन्होंने कहा जो लोकल नीड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एरिया में बैम्बू का काम ज्यादा होता है तो और वहां पे उसकी डिमांड है तो वहां पे उसी तरीके का काम होना चाहिए। तो ठंडी गर्म बारिश या जैसी जहाँ पे लोकल नीड्स है और जिस तरीके की अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, उस तरीके का काम वहां पे किया जाना चाहिए। द कमिटी सजेस्टेड स्पिनिंग, वीविंग, कार्डबोर्ड एंड वुड वर्क, लेदर वर्क, किचन गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, फिशरी, इस तरीके के क्राफ्ट इन्होंने बोले कि यहाँ पे आपके पास में होने चाहिए। हथकरघा उद्योग, ठीक है, लकड़ी का काम, लेदर का काम, खेती करना, हल्की आपकी बेसिक सब्जियां उगाना, या फिर मछली पालन या मछली का व्यवसाय करना, ये सब भी सूटेबल क्राफ्ट बताए गए।
The selected craft should be both taught and practiced so that the children are able to produce articles which can be used and may be sold to meet the part of the expenditure on the school. ठीक है, और ये क्राफ्ट कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? इट शुड नॉट बी टॉट मैकेनिकली, यानी सिर्फ उनको हाथ का काम नहीं सिखाना है, आपको उसके पीछे छुपे सोशल और साइंटिफिक जो उसके चीजें हैं वो भी उनको बतानी है, यानी ये नॉलेज का इंटेग्रल, आपकी एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट होगा जो हाथ का काम है। ठीक है, क्राफ्ट वर्क जो है वो आपकी एजुकेशन का पार्ट होगा। और उसके पीछे फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा हथकरघा उद्योग सीख रहा है, ठीक है, या वुडवर्क सीख रहा है, तो उसके पीछे जो भी साइंस यूज हो रही है उसके बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। So in this craft-centered education, all the subjects to be taught were to be integrally related to the selected craft or the child's physical and social environment. ठीक है, तो उनके मतलब आइडिया ये था कि बच्चा जो है वो आपके एक तो वैल्यू करे, हाथ के काम की वैल्यू करे, ठीक है, उस हाथ के काम के करने वालों की वैल्यू करे और समझे कि इस काम को कैसे किया जाता है और इसका रेलेवेंस क्या है। तो इस वजह से क्राफ्ट एजुकेशन को आपको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया। आ गया कि किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, क्राफ्ट एजुकेशन की दी जाए। क्राफ्ट एजुकेशन का मेन आइडिया यही था आपके पास में कि स्कूल जो है वो एक तो बच्चा क्राफ्ट की वैल्यू समझे, ठीक है, दूसरा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए स्कूल, वो अपना खर्चा खुद उठा सके, ठीक है, बच्चों को कोई जॉब मिल पाए, ठीक है, वो भी एक कारण था कि वो अपना अर्निंग कर पाए अगर वो आपके किसी पर्टिकुलर काम को सीख पाते हैं तो, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी इसका बहुत इम्पैक्ट था। बच्चा अगर किसी क्राफ्ट वर्क में है तो उसको किसी ना किसी तरीके के जो थ्योरी कोर्स पढ़ रहा है या एकेडमिक कोर्स पढ़ रहा है उससे थोड़ा वो ब्रेक करेगा और उसको एक अपने मन का काम करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें कही गई। दूसरा इस स्कीम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि ये सेल्फ सपोर्टिंग थी, यानी आप अपना खर्चा, स्वावलंबी स्कीम थी, आप अपना खर्चा खुद उठाएंगे। एजुकेशन दैट विल हेल्प वन टू बी सेल्फ सपोर्टिंग इन द लेटर लाइफ, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फीमेल्स जो थी वो उनके लिए बड़ी लिमिटेड सी ऑप्शन थी। तो अगर वो किसी तरीके का हाथ का काम सीख लेती है तो वो लेटर ऑन इंडिपेंडेंट हो सकती है या अपने घर को भी कुछ अर्निंग करके दे सकती हैं। एजुकेशन विच इन इट सेल्फ इज सेल्फ सपोर्टिंग, और एजुकेशन जो है वो अपने आप में सेल्फ सपोर्टिंग है, उसके साथ जब आप क्राफ्ट एजुकेशन सीख रहे हैं तो वो और भी सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएगी, ठीक है, और वो स्कूल छोड़ने के बाद में अपना कुछ ना कुछ आप उससे कमा सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा था कि वो टीचर्स की सैलरी के पेमेंट के लिए भी यूज किया जाएगा, ठीक है। अगली बात इन्होंने कही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। One of the resolution that was adopted at All India National Conference at Varda was that education must be imparted through the mother tongue, ठीक है। सो प्रॉपर टीचिंग ऑफ मदर टंग इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एजुकेशन, तो यानी मदर टंग में मातृभाषा में पढ़ाई कराई जाए, ठीक है। विदाउट द कैपेसिटी टू स्पीक इफेक्टिवली एंड टू read and to write correctly and lucidly, no one can develop precision through the clarity of ideas, ठीक है। और एक और बात कही गई, मोर ओवर इट इज अ मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द चाइल्ड टू द रिच हेरिटेज, और उससे हमारे बच्चों को, अच्छा मातृभाषा का मेन पर्पस क्या होता है मातृभाषा में सिखाने का किसी भी चीज, एजुकेशन हो गया। दूसरी चीज इन्होंने एक और बोली वो थी आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है, नागरिकता, सिटीजन मतलब नागरिक। Another important feature of the basic scheme is the idea of citizenship, which is implicit in it. It aimed at giving the citizen of the future a keen sense of personal growth. उनकी अपनी भलाई किस में है, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, डिग्निटी क्या है, यानी वो अपनी काबिलियत को पहचान सके, अपनी इज्जत कर सके, वो सारी बातें आ गई इसके अंदर, ठीक है। The Zakir Hussain Committee envisaged that the new generation must at least have an opportunity of understanding their own problems and rights and obligation. तो ये बहुत जरूरी था कि एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आपके पास में जो नई जनरेशन है वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपने अधिकारों को जान पाए। A completely new system is necessary to secure the minimum of education for the intelligent exercise of the rights and duties of the citizen. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था कि वो लोग अपने राइट्स और ड्यूटीज को प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। ये आइडिया ऑफ सिटीजनशिप था आपके पास में। एक और इन्होंने बात करी फ्लेक्सिबल करिकुलम और फ्री एनवायरनमेंट की।
Flexible curriculum matlab the flexibility of the curriculum and the free environment for the child to perform according to his own capacity are another remarkable features of बेसिक एजुकेशन. उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपके पास में ज्यादा से ज्यादा लोगों का फ्लेक्सिबल मतलब ज्यादा से ज्यादा करिकुलम जो फ्लेक्सिबल हो, यानी उसमें अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स हो, उसमें कोई बदलाव लाया जा सके अगर कोई करना चाहे, तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए. अंडर दिस स्कीम द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स करिकुलम था आपका बेसिक एजुकेशन का. तो इन्होंने इस तरीके के क्राफ्ट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, उन क्राफ्ट्स की बात करी. उसमें बेसिक क्राफ्ट होना चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, मैथ्स का इंक्लूजन होना चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशल स्टडीज ये आपके पार्ट होने चाहिए. पेंटिंग और म्यूजिक सिखाया जाना चाहिए. पीटी, ड्रिल और स्पोर्ट्स को जगह मिलनी चाहिए. जनरल साइंस होनी चाहिए जिसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, हाइजीन, नेचर स्टडी, ये सारे कोर्सेज होने चाहिए. हिंदी फॉर दैट एरिया इन विच इट इज नॉट द मदर टंग. तो जिन क्षेत्रों में हिंदी जो है वो मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, वहां पे हिंदी को भी पढ़ाया जाना चाहिए. तो ये कुछ बातें इन्होंने कही थी. और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे कि इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं बनाया गया पढ़ाए जाने का. ठीक है, तो इंग्लिश को इंक्लूड ही नहीं किया गया आपके पूरे करिकुलम में. ऑल्दो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज मदर टंग, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट लर्न हिंदी. लेकिन हिंदी को इंटेग्रल पार्ट बनाया गया उन क्षेत्रों में भी जहां पर हिंदी मदर टंग नहीं थी. उसके अलावा उन्होंने कहा कि पढ़ाई में या शिक्षा में कोई रिलीजियस या रिलीजियस पढ़ाई का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉरल एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए. द क्राफ्ट चोजन मस्ट नॉट बी टॉट मैकेनिकली, ये हमने पहले भी करी, उसको साइंटिफिकली और उसको सोशली रिलेट करके उसको पढ़ाया जाना चाहिए. ठीक है. अब इसके अलावा एक और रिपोर्ट जो हमारे पास में बहुत प्रोमिनेंटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो आई वो थी सार्जेंट रिपोर्ट. अब जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक हमारे पास में रियलाइजेशन हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी बदली और एक रिपोर्ट, एक कमिटी फॉर्म की एजुकेशन को देखने के लिए. इसी प्रकार ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, है ना. तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स बिकेम होपफुल फॉर इट्स विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उनको लगा कि हम तो जीत ही जाएंगे और इसलिए हमें हिंदुस्तानी लोगों के एजुकेशन के तरफ अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. तो अपने आप को और प्रोमिनेंट बनाना चाहते थे हिंदुस्तान में. सो इट एडवाइज सर जॉन सार्जेंट, द एजुकेशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि एक कंप्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन बनाए वो हिंदुस्तान के लिए, ताकि यहाँ पे कोई एजुकेशनल रिफॉर्म लाया जा सके. इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट दी टू केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE, जो कि 1944 में ही बन के आया था. उसको इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी. द बोर्ड एक्सेप्टेड इट इन टोटो, यानी बोर्ड ने इसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, और इसको एनफोर्स भी कर दिया. ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चन. तो 1944 की इस रिपोर्ट को या स्कीम ऑफ एजुकेशन को नाम दिया गया सार्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ही वाज अगेन, यूजुअली सारी स्कीम्स जो है वो उन्हीं लोगों पे बेस्ड है जिन्होंने, जो उसके मेन चेयरमैन थे. अब इस कमेटी ने क्या कहा, इसके रिकमेंडेशंस क्या थे. इन्होंने बोला कि प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन, क्योंकि ये पैरेलली चल रहा है, जो वर्धा स्कीम थी वो स्पेसिफिकली हिंदुस्तानी लोगों ने अपने तरीके से बनाई थी और ये हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ये हमारी ये रेकमेंड कर रही थी. तो प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years of age has to be given. Universal compulsory and free education or basic education for all children between 6 to 11 junior level and 11 to 14 senior basic level, ये education दी जानी चाहिए free और compulsory. हाई स्कूल एजुकेशन फॉर 6 years फॉर सिलेक्टेड चिल्ड्रन, यानी ये सबके लिए नहीं बोली उन्होंने हाई स्कूल. तो सिलेक्टेड बच्चे जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो स्ट्रीम्स लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 11 से 17 साल के बीच में उनकी हाई स्कूल एजुकेशन होगी. डिग्री कोर्सेज फॉर 3 years बिगिनिंग आफ्टर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स. फिर इस पे और सिलेक्शन हो गया, यानी आप देख रहे हैं फिल्ट्रेशन हो रहा है बच्चों का हर लेवल पे. डिग्री कोर्स के लिए फिर कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हो जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाएं. टेक्निकल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल एंड आर्ट एजुकेशन फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्कूल्स आर टू टीच डोमेस्टिक साइंस. तो ये बातें की गई कि इनको पार्ट टाइम कोर्सेज की तरह से पढ़ाया जाए, फुल टाइम और पार्ट टाइम, और गर्ल्स स्कूल जो है वो डोमेस्टिक साइंस पढ़ाएं, या जिसको बाद में आप होम साइंस का भी नाम देते हैं. तो लड़कियों के लिए इस तरीके के कोर्सेज की शुरुआत की गई. फिर इन्होंने बोला कि 20 साल के अंदर
ठीक है, आपका जो एडल्ट लिटरेसी है उसको कंप्लीट किया जाए और पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप किया जाए, यानी कॉमन लाइब्रेरी सिस्टम फॉर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो लाइब्रेरी को इस तरह से, शिक्षा को इस तरह से मजबूत किया जाए लाइब्रेरी के फॉर्म में। फुल प्रोविजन फॉर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो टीचर ट्रेनिंग है, वही जो सब बोल रहे थे कि उसके लिए पूरा प्रोविजन बनाया जाए। प्रोविजन बनाया जाए फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए भी। फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी किया जाए, सोशल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाई जाए। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, एक नई बात जो यहाँ पर आई, उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो यहाँ जाके जो कि आप आजकल भी होता है, तो आप लोग अपना नाम दे सकते हैं और वहां से आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में जहाँ पे भी रेलिवेंट आपके पास वैकेंसी है वहां के बारे में पता चलता है। द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन द सेंटर एंड इन द स्टेट्स, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंटर में भी बनाया जाए और स्टेट में भी बनाया जाए। तो ये भी एक इन्होंने नई बात करी। द यूज ऑफ मदर टंग इज टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल हाई स्कूल्स। तो इन्होंने भी कहा कि मदर टंग जो है, तो यानी ब्रिटिशर्स ने भी एक तरीके से हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात करी उस समय में। अब इसके शॉर्टकमिंग्स क्या थे? इसके शॉर्टकमिंग्स थे, द रिपोर्ट इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नॉट एन ओरिजिनल रिपोर्ट। ठीक है। अब जैसा कि इससे पहले हम लोग वर्दा पढ़ चुके हैं, तो हम देखेंगे कि बहुत सी बातें यहाँ पर वही की गई हैं, उन्होंने नहीं थी, उन्होंने कोई नयापन नहीं लाया उस पूरी चीज में। The report outlined an educational development in India which would require 40 years to be implemented। यानी कि आप सोच लीजिए इतना लंबा टाइम गैप उसने लिया कि इस तरीके के रिफॉर्म्स बताए गए ताकि उसको बहुत लंबा समय लग जाए इम्प्लीमेंट करने में। दिस टाइम लिमिट डिड नॉट सेटिस्फाई एनी आर्डेंट एजुकेशनिस्ट, वो अग्री नहीं करे इस वाली बात से। एन एक्सेप्टेबल प्लान ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया हैड बीन स्प्रेड ओवर अ मच शॉर्टर रेंज ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग 15 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि 15 साल का जो गैप है उसी में आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में बात नहीं की जानी चाहिए। It had been pointed out that it would be wrong to call it a national scheme of education। उन्होंने कहा कि इसको हम अपने देश की स्कीम नहीं कह सकते किसी भी हालत में, क्योंकि ये कॉपी है उस स्कीम की जो कि इंग्लैंड में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, यानी इन्होंने एक तरीके का कॉपी वर्क कर दिया है, ये वहां की पॉलिसी को ही यहाँ पे implement करना चाहते हैं। This pattern could not serve as model to India because the social, political and economic condition in the two countries were vastly different। उन्होंने कहा क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसकी कंडीशन इज नॉट सेम एज दैट ऑफ इंग्लैंड, तो हम वहां की किसी भी नीति को यहाँ पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग अलग देश हैं। ठीक है, तो ये इन पॉइंट्स को लेकर के इस सार्जेंट रिपोर्ट को हमने क्रिटिसाइज किया, रिकमेंडेशंस को क्रिटिसाइज किया।